हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं यह सुप्रीम कोर्ट का ही चित्र है फ्रेंड, जो कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इसकी स्थापना कब हुई, संविधान में कहां पर प्रावधान है, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या हैं, ये सब इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, इसमें आज हम इससे शुरू कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। और जो सर्वोच्च न्यायालय, इसी को हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसके बाद में इंग्लिश में इसे ही हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है या एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और इस एकीकृत न्यायपालिका में सबसे उच्च स्तर पर, शीर्ष स्तर पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है या उच्चतम न्यायालय होता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में इस न्यायपालिका का प्रावधान संविधान में कहां पर है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, इसका संविधान में प्रावधान कहां पर किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद भाग 5 में। फिर किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है, किस अध्याय में इसका प्रावधान है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इस सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर अनुच्छेद 124 में ही लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा या एक सर्वोच्च न्यायालय होगा 124 में, और 214 में राज्यों में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एक अनुच्छेद आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 124, ठीक है, आर्टिकल 124, ठीक है, तो अनुच्छेद 124 में किसका प्रावधान है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। और वहीं फिर हम अनुच्छेद 214 की यदि बात करेंगे, अनुच्छेद 214 की यदि हम बात करते हैं, तो इस 214 में किसका प्रावधान है, तो इस 214 में राज्यों के हाई कोर्ट या जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों में, ठीक है, तो राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो 124, 214 थोड़ा सा अंतर है। कैसा, जैसे हम देखते हैं कि 2 को आगे लिख दो, जैसे ये 124 है तो 124 में हमने 2 को आगे लिख दिया और 1 को पीछे लिख दिया, तो ये कितना हो गया, 214। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा नंबर आगे पीछे करना है, बस ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है और 214 में राज्यों में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब इसके बाद फिर जिस सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इस सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या रहा है, इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। हमारे भारतीय संविधान में हम जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको कब स्थापित किया गया था, हमारे भारत में किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम इसकी जो स्थापना होती है, तो इसकी स्थापना कब होती है, 1774 में, 1774 में। आ रहा समझ में, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे इंडिया में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, और यह रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित किया जाता है, ब्रिटेन की संसद के द्वारा इसे पारित किया गया था और हमारे भारत में इसे लागू किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये जितने भी अधिनियम हमारे भारत में आते हैं, ये सब ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ से पारित किया जाता है और हमारे भारत में इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हमारे भारत में आया था, तो उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसी की सिफारिश को 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था,
तो इसी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले 1774 में 1774 में इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? कलकत्ता में। ये आपको ध्यान रखना होगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी, ठीक है, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद फिर जब यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 इसमें अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस समय मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे, ठीक है। ये उस जमाने में ये मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, वहां पर कलकत्ता में, ठीक है। तो वहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वहां पर सर एलिजाह इम्पे ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें 3 अन्य न्यायाधीशों में पहले न्यायाधीश का नाम हो जाता है चेम्बर्स, दूसरा का नाम होता है लेमेस्टर, तीसरा का नाम होता है हाइड। ये 3 न्यायाधीश थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के वहां पर कलकत्ता में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश बने थे तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना होगा एलिजाह इम्पे। फिर इसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि उसमें 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो इन 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए इसमें कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो हमारे भारत में संघीय न्यायालय मतलब पूरे भारत के लिए जो न्यायालय स्थापित किया गया था उसको हम संघीय न्यायालय कहते हैं, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। तो जब भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत में अखिल भारतीय संघ को स्थापित किया जाएगा। अखिल भारतीय संघ का मतलब होता है कि जो रियासतें हैं इनको मिलाकर एक भारत को स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया था अखिल भारतीय संघ। अब इस अखिल भारतीय संघ को जब स्थापित किया जाता है तो इसी समय जो न्यायालय स्थापित किया गया था उसी का नाम हुआ संघीय न्यायालय। तो हमारे भारत में जो रियासतें थी उनको मिलाकर एक भारत को स्थापित किया जाएगा, भारत जैसे देश की स्थापना होगी जिसको हम कहेंगे अखिल भारतीय संघ, ठीक है। तो ये उस समय अधिनियम में प्रावधान किया जाता है। तो उसी समय 1937 में, ध्यान रखना फ्रेंड, भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में। और ये उस समय का सबसे बड़ा अधिनियम था और इसी अधिनियम में जब प्रावधान किया जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना होगी तो इसी अधिनियम की जो प्रावधान था इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 1937 में 1937 में सुप्रीम कोर्ट को या संघीय न्यायालय को स्थापित किया जाता है। तो पहले कहाँ पर था? कलकत्ता में। और 1937 में 1937 में से कहाँ पर स्थापित किया गया था? दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसा क्वेश्चन पूछें वैसा आपको आंसर देना होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1774 में हमारे भारत में कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था? कोलकाता में। किस एक्ट के तहत? तो आपको याद रखना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो 1937 में। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो आपको याद रखना होगा इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935। और अगर पूछा जाए कि कहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो दिल्ली में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि हमारे भारत में एकल या एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और यही प्रावधान हमारे भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से इस व्यवस्था को ग्रहण किया गया है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था एकीकृत न्यायपालिका का। इसके बाद फिर यह केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। मतलब कि जो हमारे भारत में न्यायिक व्यवस्था होती है या जो एकीकृत न्याय व्यवस्था या एकल न्याय व्यवस्था होती है तो ये क्या करती है? तो ये केंद्र और राज्य की जो विधियां होती हैं इनको लागू करने का काम करती है। इसके बाद में यही न्यायपालिका हमारे भारत में जो अधिनियम बनाए जाते हैं विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उनकी जांच भी यह न्यायपालिका करती है। तो यह वही न्याय व्यवस्था है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित की जाती है। इसके बाद फिर हमारे भारत में जो न्याय व्यवस्था है
वही न्याय व्यवस्था ध्यान रखें अमेरिका में, लेकिन अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है? तो हमने देखा कि हमारे भारत में एकीकृत न्यायपालिका या एकीकृत न्याय व्यवस्था की गई है, लेकिन अमेरिका में दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है, केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। आ रहा समझ में? लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था है और राज्यों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही एक व्यवस्था है, एक ही न्यायिक व्यवस्था है, इसलिए इसको एकीकृत न्याय व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। अमेरिका में दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्था कैसी होती है ये देखिए। तो अमेरिका में एक होती है संघीय न्यायालय व्यवस्था, ये संघीय न्यायिक व्यवस्था, और दूसरी होती है राज्य न्यायालय। मतलब संघ के लिए, केंद्र के लिए संघीय न्यायालय होता है और राज्यों के लिए राज्य न्यायालय होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमारे भारत में भी होता है, तो फिर अमेरिका में और भारत के न्यायिक व्यवस्था में अंतर क्या है? तो अंतर क्या है ये अब आप देखिए। हमारे भारत में जो केंद्र और राज्य दोनों की विधियों को लागू करने के लिए एक हमारी न्यायपालिका है। आ रहा समझ में? दोनों जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, इन दोनों को ये अधिकार प्राप्त है कि चाहे केंद्र विधि बनाए चाहे राज्य विधि बनाए, इनकी जांच हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है। तो जो संघ होता है मतलब केंद्र होता है, तो संघ के लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है, और यह संघीय न्यायालय क्या करता है? यह संघीय विधियों को लागू करता है। मतलब अगर संसद कोई कानून बनाती है वहां पर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में हम संसद कहते हैं, तो ऐसे वहां भी संसद है, लेकिन वहां पर संसद को वो लोग कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो वहां की जो संसद कानून बनाती है, तो उन कानून को लागू करने का काम कौन करेगा? ये संघीय न्यायालय करता है, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। इसके बाद में जो राज्य के न्यायालय होते हैं, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राज्य के न्यायालय होते हैं, ये राज्य के न्यायालय क्या करते हैं? तो ये राज्य के न्यायालय राज्य की विधियों को लागू करने का काम करते हैं। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जब राज्य की सरकारों के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, तो उसे लागू करने का कार्य कौन करेगा? तो उसे राज्य के न्यायालय करते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। तो ये अमेरिका में दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्था होती है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हमारे भारत में एकल न्याय व्यवस्था या एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में चाहे केंद्र सरकार कानून बनाए चाहे राज्य सरकार कानून बनाए, उसे हमारा सुप्रीम कोर्ट भी उसकी जांच कर सकता है और हमारे हाई कोर्ट भी उसकी जांच कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में ये दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसमें हमारे भारत में जब आज़ादी प्राप्त होती है, तो आज़ादी के पश्चात हमारे भारत में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया जाता है। तो यह उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 की बात है। तो 28 जनवरी 1950 को हमारे भारत में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट आज़ादी के बाद में इसका उद्घाटन किया गया। और इसी समय फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था? दिल्ली में। ये स्थान आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में आज़ादी के पश्चात कब सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा 28 जनवरी 1950 को। कहाँ किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दिल्ली में। ठीक है, अब इसके बाद में फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो संघीय न्यायालय था, तो उसी का उत्तराधिकारी था यह सर्वोच्च न्यायालय। आ रहा समझ में? जो व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी, तो उसी व्यवस्था के अनुसार, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इस उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया जाता है। उसी का उत्तराधिकारी था यह उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। आ रहा समझ में? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज हमारे भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है या वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, तो यह किसका उत्तराधिकारी है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 का उत्तराधिकारी है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में के तहत
1937 में जो संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था तो उसी का उत्तराधिकारी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में जो उच्चतम न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, जो अब अपील सुनने का अंतिम न्यायालय होता है यह सर्वोच्च न्यायालय होता है। पहले क्या होता था कि हमारे भारत में जो न्यायालय होते थे, तो अगर यहाँ पर आपको सही डिसीजन नहीं मिलता है या सही जस्टिस नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, तो आप इसके लिए अपील करने कहाँ जा सकते थे? प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत में लाया जाता है तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि अब अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। अगर आपको कोई अपील सुनना है तो अपील सुनने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वह सर्वमान्य होगा। अब आप इसके खिलाफ में अपील के लिए और कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर मृत्युदंड का मामला है, फांसी का मामला है, तो आप राष्ट्रपति के पास समाधान के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो हमारे भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसने किसका स्थान ग्रहण किया है? इसने प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जब स्वतंत्र भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना होगा, हीरा लाल जे कानिया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश ये थे हीरा लाल जे कानिया। तो यहाँ पर आपको जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये हीरा लाल जे कानिया की तस्वीर है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 48वें नंबर के हैं 48। ठीक है, तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना होगा NV रमन। तो यहाँ पर जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन है? तो ये हमारे भारत के वर्तमान 48वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, NV रमन। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम होता है नूतलपाटी वेंकट रमन। ये इनका नाम होता है। साउथ इंडिया के हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में नाम थोड़े बड़े होते हैं, लंबे नाम होते हैं, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NV रमन या नूतलपाटी वेंकट रमन। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि जो NV रमन ये हमारे भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनका फुल फॉर्म क्या है? इनके नाम का, इनका नाम, पूरा नाम क्या होगा? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मुख्य न्यायाधीशों के बारे में मैंने आपको बताया। तो एग्जाम में और कैसा क्वेश्चन पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन है, CJI है, ये कौन से नंबर के हैं? तो 48 नंबर के हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि NV रमन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने आपको वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 124। तो आर्टिकल 124 का खंड 1, इसमें लिखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय के नाम से हम जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला प्रावधान होता है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश के अलावा एक इसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा इसमें 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कितने होंगे कुल मिलाकर? कुल मिलाकर इनकी संख्या होगी 8। ठीक है, तो यह प्रावधान किया गया था उस समय कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और जब तक हमारी भारतीय संसद कोई भी विधि बनाकर, कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर विधि द्वारा अधिक संख्या नहीं बढ़ाती, तब तक संख्या इनकी यही रहेगी।
ठीक है, अगर हमारी संसद चाहेगी तो विधि बनाकर, अधिनियम बनाकर इनकी संख्या बढ़ा सकती है, और जब तक इनकी संख्या नहीं बढ़ाएगी तब तक यह संख्या यही रहेगी। यह प्रावधान इसमें किया जाता है। इसके बाद फिर संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है, मतलब वृद्धि कर सकती है, परंतु 7 न्यायाधीशों से कम यह संख्या नहीं कर सकती। कौन? संसद। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि जो मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब हमारे सीजेआई, तो सीजेआई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो सीजेआई का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को हम मुख्य न्यायमूर्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी उस समय। हमारे भारतीय संविधान में, या जो मूल संविधान है उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे, जिसको हमारी संसद ने समय समय पर बढ़ाया है। हमारी भारतीय संसद ने समय समय पर आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में वृद्धि की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कब कब कौन कौन से कितने न्यायाधीशों को बढ़ाया गया है, कितनी संख्या में वृद्धि की है संसद ने, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो देखिए इसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, पहले कितनी थी और अभी कितनी है, और बीच में कब कब इनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो देखिए इसमें पहला इसमें हम देखते हैं कि 1956 की बात है, 1956 की। तो 1956 में हमारी संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी की थी? 10, ठीक है। जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सहित, और अब इसमें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 कर दी गई। कब की बात है? 1956 की, 1956 की बात है। फिर इसके बाद में 1960 में, 1960 में ठीक 4 साल के बाद संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 13 कर दी। कितनी संख्या कर दी थी? 13 संख्या कर दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में संसद को ऐसा लगा कि यार हमें और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जो केस थे वो सब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते चले गए, ठीक है। तो फिर 1977 में, 1977 में हमारी संसद ने फिर से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी। फिर हमारी संसद को लगा कि हमें और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, तो फिर संसद ने 1986 में, 1986 में संसद ने फिर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई, और बढ़ाकर कितनी कर दी? 25 कर दी, 25 इसकी संख्या कर दी जाती है। आ रहा समझ में? तो 1986 में, 1986 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। फिर इसके बाद में 2008 की बात है, तो 2008 में संसद ने फिर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की, और बढ़ाकर कितनी कर दी? 30 संख्या इनकी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 2008 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। फिर इसके बाद में हमारी संसद को लगा कि और हमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, तो फिर 2019 में, 2029 में हमारी भारतीय संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 33 कर दी। आ रहा समझ में? तो न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 है, और एक इसमें मुख्य न्यायाधीश है। तो कुल मिलाकर कितने न्यायाधीश है वर्तमान में? तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश है, और 33 अन्य न्यायाधीश है। ऐसे कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के संरचना के बारे में बताया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई थी, या 30 कर दी गई थी, या 13 कर दी गई थी, या 33 कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना होगा 34, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट में
न्यायाधीशों की संख्या भी समाप्त हो जाती है या सुप्रीम कोर्ट की संरचना भी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो देखिए, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति इन्हें कैसे नियुक्त करते हैं, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी नियुक्ति के संदर्भ में भी हमारे राष्ट्रपति जब नियुक्त इनको करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, और इनको नियुक्त करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, इसमें अनुच्छेद 124 का खंड 2, तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 में यह लिखा हुआ है परामर्श। तो परामर्श का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं है, बल्कि जो अनेक न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से है। आ रहा समझ में? यहाँ पर परामर्श का मतलब सिर्फ किसी एक न्यायाधीश से परामर्श की बात नहीं है। यहाँ पर अनेक न्यायाधीश मतलब जो कॉलेजियम होता है, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, मंडल होता है, उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इनके परामर्श की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक मंडल होता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉलेजियम कहते हैं। तो इसके परामर्श से, इसके सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आ रहा समझ में? और इस मंडल में, इस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब CJI इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि इसमें जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो इनकी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत में इस कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर, इस कॉलेजियम के स्थान पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया जाता है। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था। तो ये कब की बात है, तो देखिए इसमें 99 तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में यह प्रावधान किया गया था कि हमारे भारत में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो हमारी संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम हुआ 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इसमें क्या प्रावधान था, तो इसमें प्रावधान था कि भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाएगी, और यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सलाह देगा। लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, और यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग समाप्त हो गया, अस्तित्व में नहीं आ पाया। ठीक है। क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो आयोग स्थापित किया गया है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी, इसलिए उसको रद्द कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेजियम प्रणाली होती है, तो इसमें हम देखते हैं जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 5 होती है। मतलब कि जो कॉलेजियम सिस्टम था या मंडल प्रणाली है, इसमें 5 सदस्य होते हैं, और इन 5 सदस्यों में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक कौन होंगे इसमें मुख्य न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश किसके, तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं। फिर इसके बाद में अन्य न्यायाधीश इसमें कितने होते हैं, तो 4। तो अन्य न्यायाधीशों में भी कौन, जो वरिष्ठतम है, तो अन्य न्यायाधीशों में जो वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ऐसे 4 न्यायाधीश इसमें होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर कितने हुए, 5 सदस्य इसमें होते हैं, 5 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश
और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है इसमें ये 5 न्यायाधीश होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, जो मंडल प्रणाली होती है, इसमें सभी न्यायाधीशों की सहमति होनी जरूरी होती है। किसी भी न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करवाना है तो यह कॉलेजियम सिस्टम, यह मंडल पहले सिफारिश करता है। ठीक है, अगर ये कॉलेजियम सिस्टम में या इस मंडल में से कोई भी 2 न्यायाधीश अगर निर्णय के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति के पास किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की जाती। आ रहा समझ में? इसके बाद जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका निर्णय सदैव या हमेशा इसमें शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर निर्णय में हमारा चीफ जस्टिस या हमारे मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है तो फिर यह सिफारिश राष्ट्रपति के पास नहीं की जाती, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है, तो देखिए इसमें जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति होता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NJSC कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया जाता है, तो किस अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक है, तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। मतलब भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक अलग से आयोग गठित किया जाएगा, यह प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया था, तो इसका नाम दिया गया था न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014, ये इसका नाम दिया गया था। ठीक है, इसने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ था, इसके स्थान पर एक नया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में स्थापित करने का प्रावधान इसमें किया गया था। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह उचित नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, अगर इसको स्थापित कर दिया जाएगा तो हमारा जो न्यायपालिका होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसकी स्वतंत्रता इससे बाधित होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द घोषित कर दिया, असंवैधानिक करार दिया है। ठीक है, तो ये जो NJSC था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, इसकी संरचना किस प्रकार की होती, इसके संरचना में कौन कौन होते, तो इसके संरचना में कुल 6 सदस्य होते। किसमें, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं और इसमें एक अध्यक्ष होता। तो इसका अध्यक्ष कौन होता, मुख्य न्यायाधीश। मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर इसके बाद में 2 इसमें सदस्य होते हैं। 2 सदस्य कौन होते हैं, तो इसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें सदस्य होते हैं। और कौन होते हैं इसमें, तो एक सदस्य इसमें कानून एवं न्याय मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। फिर इसके बाद में 2 इसमें प्रसिद्ध सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में एक समिति होती और उस समिति में कौन होता, तो एक मनोनयन समिति होती है और इस मनोनयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। ये 3 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो एक होता है इसमें प्रधानमंत्री, एक मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये मनोनयन समिति होती। आ रहा समझ में, तो ये आयोग की संरचना इस प्रकार से उस समय की गई थी। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह आयोग उचित नहीं लगा। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें तो अगला पॉइंट इसमें आता है कि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को और NJSC अधिनियम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, इन दोनों को ही सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है और अब ये दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। तो वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जो पुरानी कॉलेजियम सिस्टम था या पुरानी मंडल पद्धति थी, तो इसी को ही निरंतर जारी रखा गया है और सर्वोच्च न्यायालय में उस समय 4th जजेस केस 2015 में आया था। मतलब 4 जजों की बेंच ने इसमें निर्णय दिया था। न्यायालय ने उस समय विचार किया था कि ये जो नई प्रणाली है, अगर इसको शुरू किया जाता है तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, इसलिए इसे उन्होंने
असंवैधानिक घोषित कर दिया या इसे रद्द कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है 124 का खंड 3। इसमें न्यायाधीशों की अर्हता या उनकी योग्यताओं के बारे में प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें पहली योग्यता होगी कि जो भी न्यायाधीश है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। इसके साथ साथ और भी कुछ अर्हता है और भी कुछ योग्यताएं हैं जिसे वह पूरा करना चाहिए। तो देखिए इसमें अगली योग्यता इसमें आ जाती है कि किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में। फिर इसके बाद में अगली योग्यता है इसमें कि उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो, कानून का जानकार हो, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके लिए यह योग्यता होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है 124 का खंड 6। तो अगला अनुच्छेद है 124 का खंड 6। इसमें इनके शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें हमारे भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति को इससे पहले भी यदि ये अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद फिर अनुच्छेद 124 के खंड 4 में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 124 के खंड 5 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि के द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित कोई भी प्रक्रिया का प्रावधान कर सकती है। ये अनुच्छेद 124 के खंड 5 में प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें कि जो भी न्यायाधीश हैं अगर सिद्ध कदाचार और असमर्थता में पाए जाते हैं, तो सिद्ध कदाचार मतलब गलत व्यवहार में पाए जाते हैं, असमर्थता मतलब कार्य करने में सक्षम नहीं है या फिर संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें हटाया जा सकता है। हटाया कैसे जाएगा? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया को इसमें अपनाया जाता है। ध्यान रहे कि महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, ध्यान रहे। और जो महाभियोग प्रक्रिया है ये राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फिर ये जो न्यायाधीश होते हैं इनको भी हटाने के लिए उसके ही जैसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो डॉक्टर दुर्गादास बसु मतलब डी बसु स्पष्ट कहते हैं कि महाभियोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लाया जाता है? राष्ट्रपति के लिए। बाकी इनके लिए तो क्या है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इनको हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें कितने सदस्यों का समर्थन पहले जरूरी होता है? तो जो लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन इसमें जरूरी होता है। और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है इनको हटाने के लिए तो 50 सदस्यों का समर्थन इसमें जरूरी होता है। इसके बाद अध्यक्ष या जो सभापति है उसको यह प्रस्ताव पेश किया जाता है या उसको प्रस्ताव दिया जाता है। फिर इसके बाद में क्या होगा? अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाएगा यह प्रस्ताव, और यदि राज्यसभा में लाया जाएगा तो सभापति को यह प्रस्ताव दिया जाएगा। फिर इसके बाद में जब अध्यक्ष या सभापति इसे स्वीकार कर लेते हैं तो फिर 3 व्यक्तियों की समिति गठित होती है। और इस समिति में कौन कौन होंगे? तो इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे या इसमें अन्य न्यायाधीश होंगे। दूसरा कौन होगा इसमें? तो दूसरा इसमें किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तीसरा कौन होगा? तो एक इसमें पारंगत विधिवेत्ता होता है। ये 3 सदस्यों की एक समिति होती है। 3 सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है और यह समिति विचार करती है। फिर इसके बाद में यदि यह समिति जिस न्यायाधीश पर कदाचार मतलब बुरे व्यवहार का आरोप लगाया गया है
और यदि ये समिति ये बता देती है कि जिस न्यायाधीश पर आरोप लगाए गए हैं ये निराधार हैं, वह दोषी नहीं है, तो यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। और यदि ये समिति यह बताती है कि जिस न्यायाधीश पर आरोप लगाए गए गलत व्यवहार के, कदाचार के, वह दोषी है, तो फिर इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाता है। इसके बाद फिर क्या होगा, तो दोनों सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में, तो एक सदन पास करेगा, दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन भी उसको पास कर देगा, तो हटना पड़ेगा इन न्यायाधीशों को। तो इसमें सदन में 2/3 बहुमत से इसको पारित करना होगा। लोकसभा में भी अगर प्रस्तुत किया गया है तो 2/3 बहुमत से इसको पारित करना होगा। राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है तो 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। आ रहा समझ में? मतलब लोकसभा में अगर प्रस्तुत किया गया तो 545 का 2/3 और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो 245 का 2/3 बहुमत से इसे पारित करना जरूरी होता है। जब दोनों ही सदन इसे पारित कर देते हैं तो फिर जो भी न्यायाधीश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी किया जाता है और न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और यह प्रक्रिया फिर यहीं पर इस प्रकार समाप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा और इसी के साथ आज का हमारा सेशन में समाप्त हो जाता है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।